नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी पढ़ रहे थे विभिन्न परीक्षाओं को टारगेट करते हुए स्टैटिक जीके की क्लास, जो कि आज 5वीं क्लास रहने वाली है। हम सभी स्टैटिक जीके के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे थे और उन सभी प्रश्नों की व्याख्या कर रहे थे। तो आइए आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है उसको हल करते हैं और पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। तो ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर क्या लिखा हुआ था? तो जो स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट था उस पर लिखा हुआ था जय हिंद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जय हिंद। तो ध्यान देंगे, डाक टिकट स्वतंत्र भारत का पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 1947 में जारी किया गया। अब ध्यान देंगे, जो 1947 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था तो इस पर लिखा क्या था? लिखा हुआ था जय हिंद। याद रखेंगे, जय हिंद लिखा हुआ था। अब ध्यान दें, पूछा गया है कि डाक घर या डाक टिकट जारी करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक टिकट जारी करने वाला पहला गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत पूर्ण रूप से की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में 1854 ईस्वी में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और डाक टिकट भी जारी की थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में पहली बार भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की थी, पहली ट्रेन चलवाई थी। तो रेलवे का जनक भारत में कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाई गई थी, जो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, और इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। आपको यदि पता है ये 3 इंजन कौन से थे तो इनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए ध्यान देते हैं, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हमारे एग्जाम में पूछा गया है कितने से कितने समय तक रहा? तो इसका जो टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 1854 तक इसका टाइम पीरियड रहा। अब लॉर्ड डलहौजी ने ही अपने शासनकाल में राज्य हड़प नीति चलाई थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, और इसे ही कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत। तो ध्यान देंगे, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राज्य हड़प नीति शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया पहला राज्य था सतारा। पहला राज्य सतारा हड़पा गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है? तो भाषाई परिवार पूछा गया है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती भाषाई परिवार। तो चीनी तिब्बती भाषा का जो परिवार है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। चीनी तिब्बती भाषा का जो परिवार है ये दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। तो यहाँ पर हम भाषा से संबंधित जितने भी फैक्ट लगभग एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाषा से संबंधित। तो भाषा से संबंधित प्रश्न ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे देश की राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा है हिंदी। राजभाषा हमारे देश की है हिंदी। अब ध्यान देंगे, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो राजभाषा घोषित किया गया था 24 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो आइए ध्यान देते हैं, जो हमारी राजभाषा है हिंदी, इसकी लिपि क्या है? तो ये देवनागरी लिपि की है। देवनागरी लिपि से संबंधित है हिंदी भाषा। अब ध्यान देंगे, जो हमारी राजभाषा है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखेंगे, तो इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। तो जो राजभाषा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। आइए ध्यान देते हैं, जो राजभाषा है, राजभाषा अधिनियम कई बार पूछा गया है। तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में। तो राजभाषा अधिनियम कब आया था? अधिनियम आया था 1963 में।
और ये लागू कब हुआ था? तो यह अधिनियम लागू हुआ था 1965 में। ये कई बार प्रश्न रिपीट किया गया है, तो याद रखेंगे इसको यहीं पर। अब ध्यान देंगे, पूछा गया जो भारत की भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में वर्णित हैं। तो हमारे संविधान के लिए कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। ध्यान देंगे, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। तो जब 8वीं हमारा संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12। तो 8वीं जो अनुसूची है, संविधान के निर्माण के समय इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं, यानी 8 भाषाएं बढ़ाई गई हैं। तो 8 भाषाएं किसी न किसी संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन सी? तो ध्यान देंगे, पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन, दूसरी बार संशोधन हुआ है 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। तो याद रखेंगे 21, 71, 92, 21, 71, 92 ये संविधान संशोधन है जो कि 8वीं अनुसूची में हुए और इन संशोधन के तहत इसमें भाषाएं जोड़ी गई। तो 14 भाषाएं पहले थी, 21वें संविधान संशोधन के तहत इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी भाषा, जो कि 15वीं भाषा है। यह प्रश्न डिक्टो एग्जाम में पूछा गया, संविधान में 15वीं भाषा किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है? कौन सी है? तो सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के तहत और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। इनकी ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जो है ये 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब ध्यान देंगे, 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। इस तरह हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। और पहले कितनी भाषाओं का 8वीं अनुसूची में वर्णन था? तो 14 भाषाओं का। याद रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आइए और प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, जो एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो यहीं पे अगर हम बात करें भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। याद रखेंगे कौन कौन सी है शास्त्रीय भाषाएं? शास्त्रीय भाषा। तो भारत में अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 11 हो चुकी हैं। तो पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल, तमिल भाषा को सन 2004 में जोड़ा गया था। तमिल के बाद बात करेंगे संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा को जोड़ा गया था 2005 में। संस्कृत के बाद तेलुगु और कन्नड़, इन 2 भाषाओं को जोड़ा गया था 2008 में। इसके बाद बात करेंगे तो मलयालम भाषा को जोड़ा गया था 2013 में। और उड़ीसा की भाषा है उड़िया, इस उड़िया भाषा को जोड़ा गया था 2014 में। तो अभी तक हमारे पास इसके पहले कितनी भाषाएं थी शास्त्रीय? तो 2014 तक कितनी? 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो 5 शास्त्रीय भाषाएं 2024 में जोड़ी गई हैं। उनका नाम याद रखेंगे, असमिया, पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी। ये 5 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। याद रखेंगे वर्तमान में टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। पहले कितनी थी? 6, अब 11 हो चुकी हैं। 5 जोड़ी गई हैं, असमिया, पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी। तो याद रखेंगे इन सभी भाषाओं को। आइए देखते हैं और इनसे बनने वाले सभी प्रश्न। तो ध्यान दें यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जाता है दक्षिण भारत की जो भाषा है
उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो भाषा का समूह है उसे कहा जाता है द्रविड़ समूह। याद रखेंगे, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है तेलुगु। तेलुगु दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अब यहाँ पे याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है मंदारिन। मंदारिन, जिसे चीनी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीनी कहते हैं, एक प्रकार की चीन की भाषा है। तो मंदारिन विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। याद रखेंगे, यहीं पे पूछा आएगा श्रीलंका की भाषा कौन सी है? तो श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा है सिंहली। सिंहली श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा का नाम है सिंहली। यहीं पे पूछा गया है अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है? तो पश्तो या दरी, ये दोनों भाषाएं अफगानिस्तान की हैं और ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। यहीं पे याद रखेंगे, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप की जो भाषा है यह है मलयालम। मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला याद रखेंगे, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? या गोवा की भाषा कौन सी है? तो कोंकणी। कोंकणी गोवा की भाषा है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको नोट करिएगा और रिवीजन के पर्पज से ये सभी कई बार पूछे गए हैं, इनको नोट करिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? तो जो ब्रह्म कमल, ध्यान देंगे, एक प्रश्न है पहले, वृहत संहिता के लेखक कौन है? पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है, तो वृहत संहिता जो पुस्तक है इसके लेखक हैं वाराहमिहिर। ध्यान देंगे, यह इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वाराहमिहिर। ध्यान दें, वाराहमिहिर जो है ये वृहत संहिता पुस्तक के लेखक हैं। अब ये जो वाराहमिहिर है चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में से एक थे। तो यहीं पर कई सारी पुस्तकों की बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ध्यान देंगे, सबसे पहले कालिदास से संबंधित सभी पुस्तकें यहीं पर देखते हैं। कालिदास की पुस्तकें मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, मेघदूतम, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ऋतु संहार, शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये जो सभी पुस्तकें हैं ये संस्कृत भाषा में ज्यादातर पुस्तकें लिखी गई हैं कालिदास की, और ये इनसे संबंधित बहुत फैक्ट पूछे गए हैं। याद रखेंगे, जो मेघदूतम पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। ऋतु संहार पुस्तक जो है इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशी में उर्वशी के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे, शकुंतला में राजा दुष्यंत और शकुंतला के संवाद का वर्णन है या प्रेम कहानी का। मालविकाग्नि मित्रम में महारानी मालविका और महाराजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। एक है कुमार संभवम जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कार्तिकेय और पार्वती के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ऐसे ही पूछे गए हैं, निम्न में से किस पुस्तक में कार्तिकेय और पार्वती के संवाद का वर्णन है? तो कुमार संभवम। महारानी उर्वशी के बारे में, उनकी प्रेम कहानी के बारे में किसमें है? तो विक्रमोर्वशी में है। शकुंतलम जो पुस्तक या रचना है इसमें लिखा गया है राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में, और इनका पुत्र भरत था। याद रखेंगे,
ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूतम संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर ये यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न पूछता है और धीरे धीरे डीपली में जा रहा है। तो ध्यान दें। आइए अगला प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं पुस्तक से संबंधित, तो ध्यान देंगे। व्याकरण, व्याकरण के रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक, महाभाष्य पुस्तक के लेखक हैं पतंजलि, पंतजलि, पंतजलि या पतंजलि जो है ये लेखक हैं महाभाष्य पुस्तक के। मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक, मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। याद रखेंगे कई बार पूछी गई है। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखें। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? यानी किस राज्य का पुष्प जो है ब्रह्म कमल है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल है। याद रखेंगे। यहीं पे हम बात करते हैं कमल जो है वो किन किन राज्यों का राजकीय पुष्प है। तो कमल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प तो है ही, राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके साथ साथ ये कई राज्यों का भी राष्ट्रीय पुष्प है। कौन कौन से राजकीय पुष्प है? कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक। कमल जो है इन 3 राज्यों का राजकीय पुष्प है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। याद रखेंगे। कमल का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो नीलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, न्यूसीफेरा गार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। नीलंबो न्यूसीफेरा गार्टन कमल का वैज्ञानिक नाम है। यह जल में उगने वाला सुंदर पौधा है, सुंदर पुष्प का पेड़ है। याद रखें। आइए ध्यान देते हैं। कमल का राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कमल जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है। अब बात आई थी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गवर्नर की बात यहीं पे करते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। गुरमीत सिंह जो कैप्टन है वो यहाँ के लेफ्टिनेंट कैप्टन गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहीं पे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे नवंबर और सन 2000 में कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई थी। तो लिखेंगे ट्रिक, यहीं पर ट्रिक लिखेंगे 1 छतरी, 9 उस्तूरा, 15 झाड़ू नवंबर 2000 को खरीदे गए। नवंबर 2000 को खरीदे गए। तो ध्यान देंगे 1 नवंबर 6 से छत्तीसगढ़। तो 1 नवंबर को स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की। 9 से 9 नवंबर स्थापना हुई थी उस्तूरा से उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 15 से 15 नवंबर झाड़ू से झारखंड। तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो याद रखेंगे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो ध्यान दें। अगला प्रश्न बताया गया है मराठी भाषा में भगवत गीता पर विस्तृत टीका किसने लिखा था? तो मराठी भाषा में भगवत गीता पर प्रथम विस्तृत टीका किसने लिखा था? तो मराठी भाषा पर प्रथम विस्तृत टीका किसने लिखा था? जो भगवत गीता पर पहला विस्तृत टीका लिखा गया था वो लिखा था ज्ञानेश्वर ने। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर।
ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने जो टीका लिखा था उस टीका का नाम था ज्ञानेश्वरी। याद रखें, ज्ञानेश्वरी नाम से भगवत गीता पर एक पहला विस्तृत टीका मराठी भाषा में ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर भगवत गीता से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की अगर हम बात करें तो इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन किया था महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता का संकलन किया गया था। अब ध्यान देंगे, भगवत गीता जो है महाभारत का ही पार्ट है। और महाभारत के कौन से पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से भीष्म पर्व जो है वह भगवत गीता से सम्मिलित है। भीष्म पर्व महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं युद्ध के दौरान। याद रखें। आइए ध्यान देते हैं, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था और फारसी अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। जबकि अंग्रेजी अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था और फारसी अनुवाद किया गया था दारा शिकोह के द्वारा। आइए ध्यान देते हैं, यहीं पे भगवत गीता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं गीतोपदेश। इसका दूसरा नाम है गीतोपदेश। याद रखेंगे, गीतोपनिषद, इसका दूसरा नाम है गीतोपनिषद। याद रखें, यह भी पूछा जा चुका है कि भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? तो गीतोपनिषद है। यह वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है और यह संकलित किया गया है। तो जो भगवत गीता है यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक गीता रहस्य नामक पुस्तक है जो कि लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य जो पुस्तक है ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। पूछा गया बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये कहां पर लिखी थी? तो यह पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल बर्मा में लिखी थी। मांडले जेल में लिखी थी और ये मांडले जेल है बर्मा में। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। मांडले जेल बर्मा में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय। असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, उसी आंदोलन के शुरुआत के दिनों में 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कनरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? तो कनरिया महादेव का जो मंदिर है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में कनरिया महादेव का मंदिर स्थित है। और एमपी में कनरिया महादेव का मंदिर है जो कि चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो एमपी में कनरिया महादेव का जो मंदिर है ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। चंदेल राजाओं में अगर बात करेंगे तो यशोवर्मन ने बनवाया था। यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था कनरिया महादेव का मंदिर। तो यहीं पर कई सारे मंदिर देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण जो है होलकर, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था जो इंदौर की महारानी थी। याद रखेंगे
विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था और अहिल्याबाई होलकर ने ही इंदौर नगर बसाया था। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। अब यहीं पे ध्यान देते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये किस वंश के शासक थे? तो गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे भारत में अन्य सूर्य मंदिर की। तो भारत में एक सूर्य मंदिर है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और यहीं पे बात करेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर की। मोढेरा सूर्य मंदिर, तो मोढेरा सूर्य मंदिर है यह गुजरात में। याद रखें, ये सूर्य मंदिर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं अन्य मंदिर। यहीं पे अगर हम बात करें सास बहु मंदिर कहां पर है? तो सास बहु मंदिर है राजस्थान में। सास बहु मंदिर है राजस्थान में। मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, तो ये मामा भांजा मंदिर है छत्तीसगढ़ में। राजा रानी मंदिर यह है उड़ीसा में। राजा रानी मंदिर उड़ीसा में है। लोटस टेम्पल अक्षरधाम मंदिर, ये जो दोनों हैं नई दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल अक्षरधाम मंदिर और बिड़ला मंदिर, ये तीनों नई दिल्ली में स्थित हैं। याद रखेंगे, लोटस टेम्पल अक्षरधाम मंदिर और बिड़ला मंदिर नई दिल्ली में है। यहीं पे अगर हम बात करें पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। एक है सबरीमाला मंदिर। ये जो सबरीमाला मंदिर है यह केरल में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर में 2008 के केस के बाद यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का है सबरीमाला टेम्पल, जो कि केरल में स्थित है। आइए ध्यान देते हैं अन्य मंदिर की, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें दिलवाड़ा जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट टाबू राजस्थान में। माउंट टाबू राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अब दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। चालुक्य मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण। गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा या मूर्ति की बात करें तो कहां पर है? तो गोमतेश्वर बाहुबली का मंदिर कहां पर है? गोमतेश्वर बाहुबली का जो मंदिर है यह स्थित है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर बाहुबली का मंदिर। इसका निर्माण चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था। चामुंडा राय के द्वारा गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहीं पे अगर हम बात करें अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से एक लिखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर, यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। आइए देखते हैं अन्य फैक्ट जो मंदिरों से बनते हैं। ध्यान देंगे मंदिर से बनने वाले फैक्ट। पूछा गया हजार स्तंभ मंदिर कहां पर है? तो जो हजार स्तंभ मंदिर है
वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में स्थित है कौन सा मंदिर? हजार स्तंभ मंदिर। हजार स्तंभ मंदिर जो है यह तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण करवाया गया था प्रताप रुद्र देव के द्वारा। प्रताप रुद्र देव के द्वारा ही करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। ये काकतीय वंश के शासक थे। तो प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश के शासक थे। इन्हीं के द्वारा 1000 खंभों का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तेलंगाना में स्थित है। यहीं पे देखते हैं कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर जो है भारत में 2 हैं। ये बार एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। तो एक कैलाश मंदिर है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, और दूसरा है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर एक कैलाश मंदिर है और एक कांचीपुरम केरल में है। तो कांचीपुरम केरल में कैलाश मंदिर है और एलोरा में है। तो एलोरा वाले कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जबकि बात करेंगे यहाँ पर कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था नरसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि पल्लव वंश का राजा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश का राजा जो था कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाला, याद रखेंगे। तो कैलाश मंदिर का निर्माण कांचीपुरम वाले का करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, पल्लव वंश के शासक, और एलोरा वाले के राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आइए ध्यान देते हैं और अन्य मंदिर जो हमारे एग्जाम में पूछे गए। तो जैसे वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है, कटरा नामक स्थान पे है। पूछा था कौन से पर्वत या कौन सी पहाड़ी पर है? तो त्रिकुटा पर्वत पर है वैष्णो देवी का मंदिर। अमरनाथ की गुफा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। यहीं पे लिखेंगे करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? करणी माता मंदिर। जो करणी माता मंदिर है यह चूहों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है। ये चूहों के लिए प्रसिद्ध है करणी माता मंदिर, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अगला ध्यान देंगे लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो लिंगराज मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। सोमवंशी राजा के द्वारा बनवाया गया था। जो कि यायती वंश का राजा था। यायती वंश के राजा सोमवंशी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा में करवाया गया था, याद रखेंगे। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, काठियावाड़ जिले पर स्थित है। और ये जो मंदिर है इसका वर्तमान स्वरूप है, इसकी मरम्मत करवाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए ध्यान देंगे पुरी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। अनंत वर्मन के द्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। आइए ध्यान देते हैं भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं। 4 धाम की यात्रा होती है तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक उत्तराखंड के 4 धाम और दूसरा भारत के 4 धाम। तो दोनों यहीं पे देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे उत्तराखंड के 4 धाम। उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये 4 धाम है, ये उत्तराखंड के हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। यहीं पे हम देख लेंगे कि भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो भारत के 4 धाम की अगर हम बात करें तो भारत के 4 धाम में से पहले नंबर पे आ जाएगा बद्रीनाथ। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम ये तमिलनाडु में पड़ता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात और चौथा है द्वारिका गुजरात, और जो चौथा है वो है जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तो इस प्रकार से भारत के 4
धाम हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी उड़ीसा। और उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। याद रखेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें, ध्यान देंगे यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर। तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वह असम में स्थित है, कामाख्या देवी का मंदिर। और इसी मंदिर में लगता है अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर है, यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर भी खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से सारे प्रश्न जो हैं बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं। एक याद रखेंगे, पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि पृथ्वी पर एकमात्र मंदिर है। पुष्कर राजस्थान में भगवान ब्रह्मा का मंदिर। ध्यान दें, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है MPEG का पूर्ण नाम क्या है? तो MPEG का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आइए ध्यान देंगे, MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है MPEG का फुल फॉर्म है। यहीं पे ध्यान देंगे JPG का फुल फॉर्म क्या है? JPG, तो इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है JPG का फुल फॉर्म। आइए ध्यान देते हैं PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल PDF का फुल फॉर्म है। आइए ध्यान देते हैं GIF का फुल फॉर्म क्या है? GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है ये GIF का फुल फॉर्म है। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बस सर्विस, जो कि एग्जाम में बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखेंगे। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? जो पहली रंगीन फिल्म है उसका नाम है किसान कन्या। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा किसान कन्या। पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या, याद रखेंगे भारत की पहली रंगीन फिल्म है किसान कन्या। इसके निर्देशक हैं अर्देशियर ईरानी। और अर्देशियर ईरानी के ही द्वारा भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई गई थी। ध्यान देंगे, भारत में फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के द्वारा पहली बार भारत में मूक फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद बोलती फिल्म आलम आरा अर्देशियर ईरानी के द्वारा बनाई गई। उसके बाद भारत की पहली रंगीन फिल्म जो बनाई गई अर्देशियर ईरानी के द्वारा, जिसका नाम है किसान कन्या। और भारत का पहला जो 3D नाटक था उसका नाम है माय डियर कुट्टी चाटन। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल कब भेजा गया और कहां से कहां तक भेजा गया? 1911 ईस्वी में दुनिया का पहला आधिकारिक मेल इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था। इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था 1911 में दुनिया का पहला एयरमेल। याद रखेंगे, इलाहाबाद से नैनी या नैनी से इलाहाबाद के बीच में पहला एयरमेल भेजा गया था 1911 ईस्वी में। यहीं पे बात करें भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। जबकि दुनिया में बात करें तो 1969 में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, ईमेल की शुरुआत 1971 में की गई थी और ईमेल के जनक रे टॉमस लिंकन को कहा जाता है। याद रखेंगे, ईमेल के जनक रे टॉमस लिंकन या ईमेल की खोज किसकर्ता रे टॉमस लिंकन थे। यहीं पे बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में की गई थी, जिसका नाम 1957 में बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो आइए ध्यान देते हैं
अगला प्रश्न है यूएसएसआर के उस देश का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ध्यान देंगे, यूएसएसआर को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ। इसका विभाजन हुआ था 1991-92 में और इससे स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश था लिथुआनिया। यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ था तो 1991-92 में हुआ था और इसमें स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश पूछा गया है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया पहला देश था जिसने यूएसएसआर से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, याद रखें। आइए ध्यान देते हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया और लटाविया ये कौन से देश हैं, तो ये बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देश कितने हैं, तो बाल्टिक देश हैं 3। बाल्टिक देश 3 हैं और तीनों के नाम, एक का लिथुआनिया, दूसरे का इस्टोनिया और तीसरे का है लटाविया। याद रखेंगे। यदि आपको पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अगले सेशन में आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।